Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। प्रोफेसर मुखर्जी बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की और कह रहे हैं कि वो एक 19th सेंचुरी का फिनोमेना है। लेकिन जब मैं राइट विंग के लिटरेचर की तरफ जाता हूँ, रीडिंग्स की तरफ जाता हूँ, तो उनकी तो सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं ये नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को बहुत ही यूरोपियन और मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखते हैं। एंड देन दे स्टार्ट गिविंग एग्जांपल्स ऑफ से आदि शंकराचार्य कि आप देखिए 8वीं 9वीं सदी में एक व्यक्ति था जो हिंदुस्तान के 4 कोनों में 4 बड़े धार्मिक और कल्चरल सेंटर स्टैब्लिश करता है टू यूनिफाई। देन दे स्टार्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ विष्णु पुराण रिटन इन 4th सेंचुरी एंड देन दे से कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे। देन दे स्टार्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ वेरियस हिंदू किंगडम्स, बीट हर्षवर्धन, बीट राजेंद्र चोल, बीट ललितादित्य पीठ। तो उनका सबसे बड़ा असर्शन ही यही है कि आप हमें हिटलर और मुसोलिनी से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम जब एक राष्ट्र की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं तो हम ऋग्वेद से लेके और एक कंटिन्यूटी की बात करते हैं जिसमें बीच में एक लल फेज आ गया था क्योंकि फॉरेन एलिमेंट्स आ गए थे। ये दिस इज हाउ दे असर्ट देमसेल्फ, दे क्लेम ऑन द एंटायर लेगेसी। और उसी से जो एक वो वुंडेड हिंदू वाला कंसेप्ट आता है कि बीच का एक फेज रहा, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो या उसके बाद अंग्रेजों का काल हो, जब उनको दे वर फोर्स्ड टू फील अशेम्ड अबाउट देयर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। एंड अगेन दैट यूरोपियन प्रिज्म वाज यूज कि ये तो पिछले लोग हैं, सांप पे नाचने वाले सपेरों के लोग हैं, चमत्कारों के लोग हैं। तो उस पूरी साइकी को वो रिवर्स करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार विगत वैभव की चर्चा होती है। वो जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थी, सो दैट यू गेट दैट इंस्पिरेशन और उसके लिए आपको इमीडिएटली फॉल बैक ना करना पड़े आपके करंट पास्ट में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, विकास पाठक? नहीं, ये जो आप, मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूंगा, इफ यू विल परमिट मी। जी प्लीज सर। हाँ, कि आप जो ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, this is not the picture that is drawn by secular progressive thinkers at all. From Jawaharlal Nehru to Amartya Sen, they do go back to Rig Veda, but they are going back in the following manner. आप Discovery of India पढ़िए उसमें, they are saying that we have built on a tradition of being able to live together, जिसमें the continuity is drawn right through, in which the Bhakti movement, the Sufi movement, the Akbar, etc. equally part. अगर 3 नाम अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आते हैं, अमर्त्य सेन की तीनों किताबों में आते हैं, वो होंगे फ्रॉम बुद्धा टू अकबर टू गांधी। व्यू इनका है कि हमारे हिंदू पास में सब कुछ था, बट द नेशनलिस्ट, द जेन्युइन नेशनलिस्ट हैव नॉट सेड कि हमारे हिंदू पास में था। वो तो कहते हैं ये ऋग्वेदा तो प्री हिंदू है। वेयर वाज द हिंदू एट दैट टाइम? हाउ इज बुद्धिज्म हिंदू? हाउ इज हर्षा हिंदू? हाउ इज अशोक हिंदू? यू नो। प्रोफेसर मुखर्जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी। मैंने यही कहा था कि जो राइट विंग का इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री का, वो आपने जो नेशनलिज्म या नेशन स्टेट का कंसेप्ट बताया उसके पैरेलल, दिस इज हाउ दे प्रेजेंट देयर वर्जन। विकास पाठक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ, देखिए, बात आपकी सही है और जो प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा वो भी बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पूरी दुनिया में आता है। मैं पहले एक यूनिवर्सल डिस्टिंक्शन से शुरू करता हूँ। एकेडमिक लेवल पे नेशनलिज्म को पढ़ते हैं या समझते हैं तो तमाम पॉलिटिकल थियरिस्ट ने नेशनलिज्म पे लिखा है, और वो एकेडमिक ज्यादातर कंसेंसस है कि नेशनलिज्म एक मॉडर्न फिनोमेनन है। ये 19वीं शताब्दी के करीब दुनिया के बहुत देशों में आया और आते आते पूरी दुनिया में फैल गया। और तो नेशनलिज्म जो है वो नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी है, मॉडर्न नेशन स्टेट की। और ये नेशन स्टेट अपनी लेजिटिमेसी पीपल से डिराइव करता है, और जो पीपल है वो माना जाता है, इसमें ऐसी एक विचारधारा है कि जो पीपल एक नेशन के हैं, जो लोग हैं एक नेशन के, वो एक सिंगुलर यूनिट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो नेशनलिज्म है।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो राष्ट्रवाद फैला है दुनिया में, तो हर राष्ट्र में जो एकेडमिक नहीं है, जो जो पब्लिक में है, मासेस में है, वो मानता है कि हम एक कंटिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम हमेशा से नेशन थे। तो नेशंस को हमेशा चेंज है ना। वो हर नेशनलिस्ट को लगेगा, जो इंडिया में जो भी नेशनलिस्ट होगा वो सीधा आपको गायत्री मंत्र और ऋग्वेद तमाम जगह ले जाएगा। वहां प्रोफेसर मुखर्जी की एक और बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, वो जो एंशंट की बात है वो तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बढ़िया तरीके से की है। भगवत गीता की बहुत तारीफ की है उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो किया है। उन्होंने ये तक लिखा है वहां, मुझे वो याद है वो पैसेज आज तक कि मैं सोशलिस्ट भी हूँ, मार्क्सिस्ट आइडिया से भी मैं इंप्रेस रहता हूँ, लेकिन जब मुझे मार्क्सिज्म से भी जवाब नहीं मिलता सवाल का तो मैं उपनिषद की तरफ देखता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर। अब होता क्या है कि वो यहाँ आता है कि जिसको हम मानते हैं, जिसको मतलब मैंने अपनी किताब में कहा है हिंदू नेशनलिस्ट। प्रोफेसर मुखर्जी थोड़ा सा वहां डिस्टिंक्ट ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नेशनलिज्म हैज टू बी इंक्लूसिव, दैट इज इंडियन नेशनलिज्म, अभी उन्होंने बोला। लेकिन ये जो धारा है जिसको आप बोल रहे हैं, जो राइट विंग है, हिंदू नेशनलिज्म, इसमें और उस धारा में जिसको हम कॉम्पोजिट कल्चर नेशनलिज्म या सेक्युलर नेशनलिज्म, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस एंशिएंट में तो तकरीबन दोनों ही था। वो एंशिएंट की तारीफ तो नेहरू ने भी की है और आपको वो तमाम लोगों में मिल जाएगी, वो वही तारीफ। डिफरेंस आता है मिडिवल पे खास करके, कि जहां जवाहरलाल के जो हमारी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था बहुत पुराना, कंटिन्यूटी वाला, बहुत अच्छा था। ये अच्छा हुआ, उसमें कुछ नई चीजें जुड़ी, तो अकबर को भी, महाराणा प्रताप को भी मानेंगे। लेकिन जो राइट्स की आपने अभी बात की, वहां पे मिडिवल को पीरियड ऑफ डार्कनेस माना जाता है, कि जहां पे माना जाता है कि एक आक्रमण हुआ और जो एक हिंदू नेशन था वो डिसरप्ट हुआ। यही रीडिंग जो है आपको, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, वी.ए. स्मिथ वगैरह, उनकी भी यही रीडिंग थी। तो एक तरह से ये कॉलोनियल रीडिंग का इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेशनलिज्म का जो आज जिस पर आप बात कर रहे हैं, एक और चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जो प्रोफेसर ने जिक्र किया, भी हुई मुझे लगा इतनी सिक्योर हो गई इस बिलीफ में कि आजादी हमने लाई, प्राइम प्लेटफॉर्म था आजादी का। तो कांग्रेस ने नेशनलिज्म की धीरे धीरे बात करनी कम कर दी, और वो मानते थे कि तो कहने की क्या बात है, ये तो है ही। लेकिन हुआ उसमें क्या कि ग्रेजुअली उनकी नजर से दूर उनके जो आइकॉन है फ्रीडम स्ट्रगल के, वो धीरे धीरे बीजेपी अप्रोप्रिएट करती गई। उस अप्रोप्रिएशन में महात्मा गांधी अप्रोप्रिएट हुए, उस अप्रोप्रिएशन में आपके तमाम सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मतलब जितने भी गांधी नेहरू से इतर थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अच्छा पाठक जी, मैं और उसका एडवांटेज भी जी, थोड़ा सा समय की कमी है इसलिए हम लोग, मैं एक सेंटेंस अगर ऐड कर दूं जी, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं जल्दी से एक ऐड कर दूं कि जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम से डेवलप हुआ और हर चीज नेहरू गांधी फैमिली के नाम पे रखनी शुरू कर दी, तो ये बीजेपी नेहरू छोड़ के उन्होंने कोशिश की कि बाकी सब हम अपने पास ले आते हैं। जी, मैं जो पूरा हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं इसके बहुत एस्पेक्ट हैं एंड इट्स सच एन एनरिचिंग डिस्कशन, लेकिन थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है। मैं मूल सवाल पे लौटूंगा कि जो आज की तारीख की कांग्रेस है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस, जो राज्यों की बात करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत, ये तीन हैं जहां सीधे रूल कर रहे हैं, और गठबंधन के भागीदार हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में। आज की कांग्रेस की बात करें, बार बार गांधी नेहरू परिवार की बात आ रही है, कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा बाइंडिंग ग्लू है। बाइंडिंग ग्लू गांधी नेहरू परिवार है या विनेबिलिटी है, इलेक्शन जिताने की कैपेबिलिटी है? क्योंकि इंदिरा गांधी जब 77 में चुनाव हारती है तो कांग्रेस टूटती है, इस कदर टूटती है कि खुद इंदिरा गांधी को कांग्रेस से कई दफा बाहर किया जाता है, पहले उनकी मूल कांग्रेस से, फिर देवराज ओट्स वाली कांग्रेस से, और उसके बाद उनको कांग्रेस आई बनानी पड़ती है। वो जीतती हैं
लीडर वापस आते हैं। सोनिया गांधी वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिस्क्रेडिटेड जब उन्होंने 98 में वो आई चुनाव के समय, 99 में कांग्रेस अपनी लोएस्ट टैली पर गई। अगर 2004 में सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं जीतती तो अगेन उस करिश्मा पे, उस विनेबिलिटी पे सवाल उठता। अभी सवाल ये है कि आप 2014 हार चुके हैं, 2019 हार चुके हैं, दोनों बार आप 50 के अल्ले पल्ले रहे हैं। जब आप जिता नहीं सकते हैं तो आपसे इंस्पिरेशन कोई काडर या लीडर क्यों ले? देखिए, अब विनिंग की बात तो अब है नहीं, अब रिकवरी की बात है। और उसमें इसलिए मैंने शुरू में जो मेरा कमेंट था कि अब कांग्रेस इलेक्शन के बेसिस पे या जीतने के बेसिस पे नहीं चल सकती है। अब ये वो वापस इसको मूवमेंट के उस पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक हिसाब से एक तरह से विनेबिलिटी तो इनके कुछ बची नहीं है। अब विनेबिलिटी तभी आएगी अगर ये वापस एक मूवमेंट पे आया, और उसमें नेशनलिज्म का जो आपने इशू उठाया वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि, और इसमें एक सेकंड में मैं कहना चाहूंगा जो विकास ने भी कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू नेशनलिज्म नहीं कह सकते, कि हमारे जैसे देश में अगर आप हिंदू नेशनलिज्म कहेंगे तो फिर तो देश ऑटोमेटिकली टूट गया है ना, फिर तो मुस्लिम नेशनलिज्म, सिख नेशनलिज्म ये हो गया। इसीलिए हमारे सारे नेशनल मूवमेंट में कभी भी किसी ने इनको हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कहा, इनको हिंदू कम्युनल कहा है। अब चुनौती देश के सामने ये है कि ये देश आपके सामने टूटता जा रहा है नेशनलिज्म के नाम पे। ये तो चल ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि हम अपने सारे माइनॉरिटीज को दबा लेंगे, जैसे कि हिटलर ने तो अपने माइनॉरिटीज को नहीं मानी, दे हैव टू बिकम सेकंड क्लास सिटीजन, मतलब देश टूटेगा। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को का एक ही रास्ता है, मूवमेंट खड़ा कर जाओ, नेशनलिज्म का प्लैंक लेके देश बचाओ, और उसमें विनेबिलिटी तो लॉन्ग टर्म थिंग है मेरे ख्याल से, तो उसको तो उनको सोचना भी नहीं चाहिए इस वक्त। आप पॉलिटिक्स में तो आइए, मैदान में तो उतरिए, अपना पोजीशन तो खड़े करिए। और आप जो कह रहे हो कि काडर कहां से आएंगे, हिंदुस्तान में अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो कांग्रेस के जो विचारधारा है उसके साथ है, जो कि चाहते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल जिससे आप पले हैं, हम पले हैं, जिस पे हमें रिस्पेक्ट है, कि वो वापस आए। पर उसका कोई एजेंसी नहीं दिखता किसी को कि कौन करने वाला है। तो कम से कम आप दिखे तो सही कि आप करने वाले हो, उस डायरेक्शन में जा रहे हो, विनेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी उसके बाद। विकास पाठक जी हाँ, मैं मतलब एकदम कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है उस पे आऊंगा। आइडियोलॉजिकल इशू तो आदित्य सर ने, मेरे हिसाब से जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि विनेबिलिटी जो है और सामंजस्य होना चाहिए, तो हाई कमांड के लिए था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन पर जाता है तो ये सिम्टम होता है उसका। कांग्रेस के अंदर ये कॉन्शियसनेस ही नहीं आ पा रही है कि भाई जो आपका हाई कमांड है उसकी विनेबिलिटी ओवर हो चुकी है। ये कांग्रेस को पहले समझना होगा। अगर आप 2000 से 2010 का दशक देखें तो सोनिया गांधी के अंडर कांग्रेस ऊपर जा रही थी वापस। मतलब जहां वाजपेयी सरकार था 2000 9 आते आते कांग्रेस 200 सीट पार कर चुकी थी, 206 तक पहुंच गई थी। 2010 के बाद का जो 20 का दशक है, ये जो पूरे 10 साल गए हैं, इस 10 साल में मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है कि पहले सोनिया गांधी की ग्रिप थोड़ी थोड़ी हल्की होनी शुरू हुई। जितने मूवमेंट्स कांग्रेस के पर, जितने सीएजी रिपोर्ट से लेके तमाम मूवमेंट्स हुए, अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, दिल्ली गैंगरेप के ऊपर हुआ, लोग सड़कों पे जुटे, कांग्रेस उस पूरे का पूरा जो माहौल बना उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाई। बल्कि कांग्रेस बस कंफ्यूज रही कि इस माहौल में हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। करते करते ये हालत आ गई कि बीजेपी पूरा एक वेव लेके आ गई। बीजेपी के आने के बाद भी परिस्थिति वही बनी रही कि कांग्रेस के अंदर अब जो राहुल गांधी जी हैं वो जब बोलते हैं, आप सोचिए कि कोई पार्टी का नेता बोल रहा है जो प्रेसिडेंट रह चुका है कि मैं अकेला आदमी हूं जो बीजेपी से लड़ता है। इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है? इसका पॉलिटिकल मैसेज ये है कि मेरी पार्टी में कोई लड़ने वाला है ही नहीं मेरे अलावा। तो अब बताइए पब्लिक में कौन आपको सपोर्ट करेगा? भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन जो इंग्लैंड को फेस कर सकता हूं 11 में, तो व्हाट इज द मैसेज बीइंग गिवन? तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, और ये जो चीजें हैं आज की तारीख में, वो जो था कि नेहरू गांधी फैमिली जिता के लाती थी, राहुल गांधी तो अमेठी में अपना खुद का चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी से हारे,
जिन स्मृति ईरानी को तो कपिल सिब्बल ने भी हरा दिया था दिल्ली में। तो आप ये सिचुएशन देखिए कि अब वो विनेबिलिटी, तो जब अब वो विनेबिलिटी नहीं है, तो अब अगर आप पार्टी इस पे होगी कि कौन लॉयल है फैमिली से और कौन नहीं है। अगर किसी ने कोई सवाल उठा दिया, चाहे सवाल उठाने के पीछे पर्सनल रीजंस भी होते हैं। गुलाम अली, ये जो G23 जिसकी बात की जा रही है, इन्होंने जब चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी के बाद राहुल गांधी को बात पसंद नहीं आई थी। इवन कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था कि मेरे अगेंस्ट बोला, कि ट्वीट किया नहीं, मैंने आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। तो चलिए वो मैटर वहां का वहां अनरिजॉल्व रह गया कि पार्टी में रिफॉर्म हो, डेमोक्रेसी आए, फुल टाइम लीडरशिप हो। तो वो इनडायरेक्ट सवाल था राहुल गांधी के ऊपर। अब ये हालत है कि जो कहा जा रहा है कि 1-1.5 साल बाद भी राहुल गांधी बड़े नाखुश हैं। यहां तक नाखुश है कि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा चला गया और उनकी जगह बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, आनंद शर्मा भी नहीं बने। तो जो जम्मू में ये लोग मिले, वो ऑब्वियस है, जो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग राहुल गांधी, और ये भी सही है कि बाकी लोग जान रहे हैं कि ये लोग राहुल गांधी से शायद डिसिडेंट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पार्टी को अब पे सवाल ये नहीं हो सकता कि हु इज लॉयल टू राहुल गांधी एंड हु इज नॉट लॉयल टू राहुल गांधी, बिकॉज द मिस्टर राहुल गांधी इज अनेबल टू लीड द पार्टी टू अ विक्ट्री। एंड 7 के राजनीति में आए हुए तो 2004 से वो आ चुके हैं, उनको 17 साल हो चुके हैं राजनीति के अंदर। उसके बाद भी ऐसा कोई, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जी अभी तक एक मास लीडर क्रिएट नहीं कर पाए हैं। एक बड़े लीडर की पहचान ये भी होती है कि वो लेगेसी छोड़ता है। गांधी ने जो लीडरशिप तैयार की, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, तमाम लोग हो, मोरारजी देसाई हो, आप आइए जयप्रकाश नारायण, जो उनके मूवमेंट ने जो लीडरशिप तैयार की, पिछले अभी तक इंडिया की लीडर आती है अक्रॉस द फील्ड्स। लालू प्रसाद यादव, आपके नीतीश कुमार, अरुण जेटली थे, विजय गोयल थे, मूवमेंट से आए, बहुत कुछ दिया। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैंने डेमोक्रेटाइज, बोलते हैं कि भाई मैं चेंज ला रहा था, लेकिन उस चेंज में कौन सा मास लीडर तैयार हुआ? अच्छा, उसमें जो मास लीडर कुछ थे वो पार्टी को इस 10 साल के अंदर छोड़ के चले गए। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो सक्सीड कर जाती है, वो क्या छोड़ के जाना चाहती थी, जगन मोहन रेड्डी को नहीं रिटेन किया। उधर नॉर्थ ईस्ट में अब बीजेपी पूरी तरह घुस चुकी है, ये हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, उनको रिटेन नहीं कर पाए। तो ऐसे में पार्टी को सोचना पड़ेगा कि है पब्लिक जो है, देश जो है पार्टी से ऊपर है, हमेशा पार्टी से ऊपर है। तो अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि प्रेजेंट लीडरशिप जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो आई डोंट सी द प्रॉब्लम व्हाई देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। Vikas Patel, you raised a very valid point, loyal versus capable. Here comes my last question. It's a long debate. मेरा सवाल ये है, can you see any possibility for Congress from southern states the way Indira Gandhi re-emerged in 1977 when she lost election in रायबरेली? तो वो चिकमंगलूर से 2 बार चुनाव जीतती हैं, 1980 में भी वो रायबरेली से जीतती हैं, लेकिन सीट रिटेन करती हैं मेढक की, और तब अरुण नेहरू यहां पर चुनाव लड़ने आते हैं। तो जब कांग्रेस के लिए नॉर्थ इंडिया में सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी साउथ ने बचाया। आज की तारीख में द वे राहुल गांधी इज ट्राइंग टू फ्लेक्स हिज पॉलिटिकल मसल, बी इट इन केरला, बी इट इन तमिलनाडु, सही कॉम्बिनेशन हो जाए, क्या वहां से वापसी का रास्ता दिख सकता है, या ये उनकी आखिरी दुर्ग को बचाने की कोशिश है? क्योंकि केरला में अभी कल तक वो सत्ता में थे यूडीएफ के बैनर तले, तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना चुके हैं लोकसभा चुनाव में और उन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं। कर्नाटका में सिद्धारमैया के नेतृत्व में अभी तक वो क्लेमेंट थे पार के लिए। डू यू थिंक कि वहां से इनकी वापसी की राह खुल सकती है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? क्योंकि बीजेपी हिस्टोरिकली कमजोर भी है अभी तक, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र में भी काफी हद तक। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और एज एन ऑप्टिमिस्ट मैं तो कहा कि हमारे सामने जो है या तो अंधकार है या तो अगर हमने कोई रास्ता निकालना है तो सेक्युलर मूवमेंट्स को, नेशनल हमारे कांग्रेस मूवमेंट को शुरू तो करना पड़ेगा। अगर साउथ से वो होए, जो कि लाइकली है, वहाँ पे आपने सारा डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे अभी जो रिस्पांस भी मिल रहा है राहुल गांधी को अच्छा ही मिल रहा है। अगर वहाँ से टू होए एक तो दौर तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल लाइकलीहुड भी है कि जहाँ स्ट्रेंथ है आपका, आप वहाँ से शुरू करिए। परंतु जो विकास ने कहा वो भी बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ
आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस सिर्फ मूवमेंट से नहीं चलती थी ना, ऑर्गेनाइजेशन भी तो था। आपके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज कहाँ हैं? आपके सारे जो इन्होंने गिनवाए कि आपके जहां जहां आप स्ट्रांग भी थे, आपके लीडर्स क्यों इधर से उधर चले जा रहे हैं? तो एक एक पूरा ये भी साथ में करना पड़ेगा। परंतु शुरुआत अगर रिटर्न की साउथ से हुए तो हम तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। विकास पाठक, क्लोजिंग रिमार्क। हाँ देखिए, देखिए साउथ में अकेली एडवांटेज इनकी ये है कि बीजेपी थोड़ी सी वीक है अभी तक। कर्नाटका में बीजेपी बाकायदा आ चुकी है, तेलंगाना में राइज हो रहा है बीजेपी का, और तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है। ऑफ कोर्स अलायंसेस के थ्रू कोशिश कर सकती है, वहां द्रविडियन मूवमेंट का पास्ट भी रहा है तो थोड़ा हिंदुत्व के लिए मुश्किल भी है। केरला जो है, केरला में मुस्लिम प्लस कृषि है, मतलब 40% से तो ऊपर है ही, हो सकता है 46-47 तक पहुंचती हो। तो वहां पे भी थोड़ा माइनॉरिटी ज्यादा होने के कारण बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत है। तो ऑब्वियसली साउथ जो है वो अभी राहुल गांधी के अगर मान लीजिए इलेक्शन भी जीत रहे हैं तो अब अमेठी वगैरह अनसेफ हो चुका है पूरी तरह, तो साउथ इनको हेल्प कर सकता है। लेकिन एक और चीज है कि देखिए इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा गांधी एक अलग लेवल की पकड़ थी। तो इंदिरा गांधी जिस तरह साउथ में जो उस चुनाव में 1970, तो इंदिरा गांधी की अपील तो बहुत जबरदस्त थी। इनफैक्ट आज तक भी स्टोरीज मैंने जर्नलिस्टिक पढ़ी है, लोग अभी कुछ साल पहले तक भी चिकमंगलूर के याद करते हैं। राहुल गांधी का वो उतना ज्यादा अपील वहां पे नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली सेफर है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। तो सर्वाइवल के लिए तो साउथ ठीक है कि आप केरला में हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप तो जीत ही जाए, अगर लेफ्ट की भी लहर हो तो शायद राहुल गांधी तो निकल जाएंगे, उतना हो सकता है। लेकिन वहां भी कुछ आपको सब्सटेंटिव करना पड़ेगा, मतलब पुशअप्स मे नॉट बी एवरीथिंग, या पानी में छलांग लगाना चीज नहीं है जो जिससे बहुत कुछ हो जाएगा। सब्सटेंटिवली आप साउथ को कितना समझते हैं, कितना आप उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तमिलनाडु आपके देखिए, अब साउथ में रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज भी बहुत, तमिलनाडु में कांग्रेस की एंट्री नहीं हो सकती, डीएमके से अलायंस में हो सकती है। केरला में अगर कांग्रेस है तो लेफ्ट भी रहेगा। कर्नाटका अब आसान नहीं बचा है क्योंकि बीजेपी वहां अच्छी खासी एंट्री मार चुकी है। कभी आप जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर्नाटका को अपनी जेब में रख लेंगे। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी को आप खुद ही खो चुके, वरना वो एक एरिया था जहां स्टेट में आप आ सकते थे। तो साउथ में भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन यस नॉर्थ के मुकाबले सेफर है। तो अभी शॉर्ट टर्म टैक्टिक में तो उनके लिए शायद साउथ पे ध्यान देना ठीक रहेगा। One last question. Who can be the next Congress president? If you have to pick one outside Gandhi family. देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट में मेरे हिसाब से कांग्रेस जिस चीज को अभी तक समझ नहीं रही है, या कांग्रेस के बहुत लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे नहीं सरवाइव कर रही है अभी। कांग्रेस का सर्वाइवल रीजनल क्षेत्र से हो रहा है, और पूरे यूपीए का आप लाते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदौलत लाते हैं, अगर आप राजस्थान लाते हैं तो अशोक गहलोत की बदौलत लाते हैं, अगर हरियाणा में आप आएंगे तो जो G23 बोल रहे हैं इसी में से भूपिंदर सिंह हुडा है जो हरियाणा आपको लाके दे सकते हैं। तो कांग्रेस की आज स्थिति वो है जो स्थिति 2009 के बाद बीजेपी की बन गई थी कि आडवाणी जी दिल्ली, साथ में दिल्ली में अरुण जेटली थे, आनंद कुमार थे, सुषमा स्वराज थी, वेंकैया नायडू थे, आती थी 116 लोकसभा में अगर आई तो कहां से आई वो? आप देखेंगे वो मध्य प्रदेश से आती थी, शिवराज सिंह लेके आते थे, गुजरात से नरेंद्र मोदी लेके आते थे, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह लेके आते थे। तो वही मॉडल अब कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस अब सेंट्रलाइज्ड पार्टी नहीं है जिसमें कांग्रेस खुद को मान रही है लेकिन है नहीं। सच्चाई यह है कि जो भी सीटें आ रही हैं, 53 सीट भी जो आ रही हैं, अगर आप केरला की सीट छोड़ दीजिए जहां राहुल गांधी के खड़े होने से थोड़ा माहौल बना होगा, बाकी जो सीटें आपकी आ रही हैं वो रीजनल लीडर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ला रहे हैं। तो मेरे होगा अगर आउटसाइड नेहरू गांधी फैमिली कोई ऐसा जो कि मास लीडर हो और जो बीजेपी से उस लेवल पे compete कर सकता हो, वो अशोक गहलोत हो सकते हैं। वहां दिक्कत यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर आप लाएंगे तो राइट विंग जो है वो फार्मर इशू और सब सिख हिंदू भी शुरू हो सकता है। अमरिंदर सिंह आर्मी के भी रहे हैं, तो तमाम वो सब भी कर सकते हैं। वीजा भी पाकिस्तान भी आप स्टैंड लेंगे तो उनके पास एक क्रेडिबिलिटी है। तो लीडर इनको ऐसा ही लाना पड़ेगा जो कि किसी राज्य पे कम से कम पकड़ रखे। और एक और चीज राहुल गांधी को जो करनी चाहिए कि बजाय कि मतलब क्या स्टेटमेंट दिया G23 में किसने, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि किस स्टेट में मैं ऐसा कांग्रेसी चुन सकता केवल उस स्टेट में पावर में ले आए।
या यूपीए में जैसे शरद पवार कांग्रेस कब के छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का बचा लिया शरद पवार ने, इवन शिवसेना से अलायंस करके। तो यही एक मॉडल है, सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो केवल इमेजिनेशन में भी अलाइव है, इट इज नॉट अलाइव ऑन द ग्राउंड एट ऑल। नेता नगरी में आप कांग्रेस से जुड़े तमाम प्रश्नों पर सुन रहे थे प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी को, जो कांग्रेस के इतिहास के साथ, उसके लेखन के साथ प्रणब मुखर्जी के साथ करीबी रूप से जुड़े रहे हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बड़ी अथॉरिटी माने जाते हैं। और साथ में थे हमारे साथ विकास पाठक।